नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बायो की थ्योरी क्लास डिस्कस कर रहे हैं। और जिस भी एग्ज़ाम में आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आने वाला जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम है, इसके अलावा एलटी साइंस, जहां भी आपके बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं। आज हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं, जंतु ऊतक पढ़ेंगे। इसमें आपका ब्लड को भी डिटेल में पढ़ेंगे। सारे प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ऊतकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और औतिकी जो शब्द है, औतिकी या हिस्टोलॉजी, ये शब्द मायर द्वारा 1819 में दिया गया था। और मार्सेलो मैलपिघी द्वारा इस शाखा की स्थापना, यानी अगर आपको पूछा जाए कि हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने करी, तो हिस्टोलॉजी की स्थापना करी मार्सेलो मैलपिघी ने। और अगर ये पूछा जाए कि औतिकी शब्द या हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ये शब्द मायर द्वारा 1819 में दिया गया। ऊतक किसे कहते हैं? तो एक समान कोशिकाओं के समूह द्वारा जब एक समान कार्य व्यवस्थित ढंग से संपादित किया जाता है तो उन्हें ऊतक कहते हैं, यानी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। एनिमल टिश्यू को मुख्यतः 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है और वो चारों प्रकार हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, या इसको उपकला कहते हैं हम हिंदी में। और एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये एपिथेलियल टिश्यू द्वारा अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण किया जाता है। यानी जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनकी जो बाहरी परत होती है उसका निर्माण और भीतरी स्तर का निर्माण किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? विसरण, डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन होता है, श्रावण होता है, सिक्रेशन होता है और अवशोषण होता है। तो ये इसके कार्य हो गए। और इसमें देखिए जो टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, यानी उपकला के जो प्रकार होंगे, इनमें एक सल्काब होता है और दूसरा संयोजी ऊतक होता है, यानी स्क्वेमस एपिथेलियम, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? इसकी कोशिकाएं जो हैं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, त्वचा की जो बाहरी परत होती है वो सल्काब या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए इसके और एग्जांपल माउथ हो गया, टंग हो गया, ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस जो हमारे आहार नाल में, हमने पिछले जो पाचन तंत्र डिस्कस किया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एल्वोइडी में पाया जाता है। संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्या होता है? यहाँ पर देखिए, विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़कर सहारा देने का कार्य करती है। जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव का मतलब जो जोड़ रहा है, तो जोड़ने का कार्य करता है। इसमें पाए जाने वाले अंतर कोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जो संयोजी ऊतक हैं। सबसे पहले वास्तविक संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है आपका। दूसरा स्केलेटल टिश्यू या कंकालीय ऊतक हम इसको कहते हैं। और तीसरा तरल ऊतक या संवहन ऊतक, इसको ये थर्ड टाइप हो गया। तो 3 टाइप हो गया, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाली ऊतक हो गया और तरल संयोजी या संवहन ऊतक हो गया। जैसे तरल संयोजी ऊतक, जैसे ब्लड, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, जो वास्तविक संयोजी ऊतक है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये इसको भी डिवाइड किया गया है 3 भागों में। एरियोलर ऊतक, श्वेत तंतु और पीला तंतु, या वाइट फाइबर और येलो फाइबर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे पहले एरियोलर, इसको हम तब डिस्कस करते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। जो ये प्रॉपर वाइट फाइबर है, ये अशाकीय तथा अलचीले होते हैं। ये कोलेजन से बने होते हैं। अशाकीय होते हैं, अलचीले होते हैं और कोलेजन से बने होते हैं। और जो पीला तंतु है, येलो फाइबर है, ये शाखीय या अशाकीय दोनों टाइप का हो सकता है और लचीले होते हैं। और लचीले होते हैं, मैट्रिक्स में दोनों पाए जाते हैं। तो श्वेत तंतु और पीला तंतु आपका मैट्रिक्स में पाया जाता है। और अब देखिए यहाँ पर जो आपका एरियोलर ऊतक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या होता है? 2-3 टाइप से होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए फिब्रोब्लास्ट या फाइब्रोब्लास्ट, ये चपटी एवं शाखीय होती हैं तथा तंतु बनाती हैं। और दूसरा हिस्टोसाइट्स, ये चपटी अनियमित आकार, केंद्रक मुक्त, न्यूक्लिएटेड यानी केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक मुक्त बोल रहा हूँ, केंद्रक युक्त होती हैं। और ये बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं, यानी इनको आप बैक्टीरियोफेज सेल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स आपको पता ही है। प्लाज्मा आपने कोविड के दौरान काफ़ी सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट, क्योंकि गोलाकार अंडाकार होती है और ये एंटीबॉडी का निर्माण भी करती है। और मास्ट सेल जो होती हैं, ये न्यूक्लिएटेड, यानी ये भी केंद्रक युक्त होती हैं, गोलाकार या अंडाकार हो सकती हैं। अब इसको देखिए यहाँ पर रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए इसमें हिस्टामिन पाया जाता है। रुधिर
को जमने से रोकने के लिए हिपैरिन पाया जाता है, और रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ने के लिए सेरोटोनिन पाया जाता है। ये 3 तरह के प्रोटीन का स्रावण इसमें होता है। हिस्टामिन हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि मास्ट सेल के अंदर मतलब हिस्टामिन जो है क्या कार्य करता है। तो रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन हो गया, और जमने से रोकने के लिए आपके पास हिपैरिन होता है, और रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ने के लिए सेरोटोनिन होता है। तो ये 3 तरह के प्रोटीन का स्रावण जो है मास्ट सेल के द्वारा होता है। अब देखिए आगे आगे जो हमारे पास है वो ल्यूकोसाइट या श्वेत कण। इसमें इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, एसिनोफिल्स हो गया, ये रक्त के अवयव होते हैं। अब देखिए एक हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारे पास, ये वसा संयोजी ऊतक हम इसको कहते हैं। इसकी कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होती हैं। कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है। इसकी कोशिकाओं में क्या होता है, फैट या लिपिड की बूंदें भरी रहती हैं। तो ये हमारे शरीर के एक तरह से जो बाह्यक कला है उसके अंदर स्थित होता है, और ये क्या करता है, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की रक्षा करता है, और मोटापे हेतु ये जिम्मेदार होता है एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है। आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पर श्वेत तंतुमय ऊतक जो दूसरा टाइप है, श्वेत तंतुमय ऊतक, ये क्या करता है, समानांतर सघन श्वेत तंतु मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक रूप से लचीला ऊतक होता है ये श्वेत तंतुमय ऊतक। टेंडन का निर्माण करते हैं, और टेंडन को आपको पता है, टेंडन जो होती है वो मांसपेशी को बोन से तथा दूसरी मांसपेशी को जोड़ता है। तो यानी मांसपेशी को एक तरह से हड्डी से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ पर पीला तंतुमय ऊतक जो है ये अधिक मजबूत एवं लचीले मैट्रिक्स की मात्रा इसमें कम होती है। तंतुओं के बीच कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है, और लिगामेंट क्या करता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट हो गया, और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने के लिए वो टेंडन हो गया। तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला जो हमारे पास है वो जालवत संयोजी ऊतक है, या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू हम इसको कहते हैं। इस ऊतक में स्टार शेप्ड सेल होती हैं, यानी स्टार की आकार की कोशिकाएं इसमें होती हैं। ऐसे ऊतक प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। तो बोन मेरो में पाया जाता है, प्लीहा में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। तो ये ऊतक कौन सा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू या जालवृत्त संयोजी ऊतक। आगे देखिए कंकाली ऊतक जो है, कंकाल ऊतक शरीर को अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करता है और उन्हें दृढ़ता से जोड़ता है। यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। जो कंकाली ऊतक जो हमारी एक तरह से कंकाल तंत्र होता है, हड्डियां होती हैं, वो है। अब देखिए स्केलेटल टिश्यू या फिर कंकालिया ऊतक के भी 2 टाइप हैं, एक तो उपास्थि हो गया और दूसरा अस्थि हो गया। उपास्थि के बारे में देख लेते हैं। मैट्रिक्स इसका लसलसा, पतले एवं महीन कोलेजन फाइबर, और मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आपका बाह्यकर्ण हो गया, जो कान का हमारा बाह्य कान जो होता है, नाक हो गया, श्वास नली हो गया, कंठ हो गया, स्ट्रेनम में पाए जाते हैं। तो उपास्थि हमारी पाई जाती हैं बाह्यकर्ण में, नाक में, श्वास नली में, कंठ में पाई जाती है। और अस्थि दूसरा जो टाइप इसका है वो अस्थि है। हड्डियां हमें पता ही है, अस्थि हमारी इस टिश्यू की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। और मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण पाए जाने के कारण बोन टिश्यू कठोर होता है। तो हमारी हड्डियों के लिए जो उत्तरदायी हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों के नाम। और अस्थि के मध्य में गुहा में अस्थि मज्जा बोन मेरो भरा होता है। स्तनधारियों की अस्थियों में नलिकाएं, हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं उनकी अस्थियों में जो नलिकाएं होती हैं वो हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। और अस्थि के मध्य में बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा भरा रहता है। तो ये स्केलेटल टिश्यू के 2 टाइप थे, अस्थि और उपास्थि। उपास्थि के एग्जाम्पल हमने देख लिए बाह्यकर्ण, और अस्थियाँ तो हमारी पूरी बॉडी में ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा लिक्विड, एक तरह से तरल संयोजी ऊतक।
तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हम इसको कहते हैं, या फिर फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारा ब्लड आ जाता है। रुधिर, ब्लड या लसिका लिम्फ को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ब्लड हो गया और लिम्फ हो गया, दो चीज़ें क्या होती हैं, तरल संयोजी ऊतक कहलाती हैं। और रक्त जो है, रक्त के दो टाइप से बना होता है, एक तो उसका लिक्विड वाला भाग होता है और दूसरा उसमें कणिकाएँ होती हैं। तो जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और कणिकाएँ उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, यानी रेड ब्लड कार्पेल्स, वाइट ब्लड कार्पेल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा जो होता है ये हल्का पीला होता है, चिपचिपा होता है, थोड़ा क्षारीय द्रव्य होता है, यानी अल्कालाइन होता है। तो प्लाज्मा थोड़ा क्षारीय होता है, जबकि ब्लड हमारा क्या होता है, ब्लड भी हमारा क्षारीय होता है, थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय होता है। आयतन के अनुसार रुधिर का 55% भाग केवल क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है, 90% भाग जल पाया जाता है, और 10% भाग में जो है प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि 90% तो इसमें पानी होता है और 10% उसमें बाकी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के साथ, जैसे प्रोटीन के साथ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पेल्स या इरिथ्रोसाइट्स हम इसको कहते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इरिथ्रोसाइट्स भी आपको आरबीसी के लिए प्रयोग में आता है। रुधिर कणिकाओं का 99% भाग जो है वो रेड ब्लड कार्पेल्स होती हैं या फिर एरिथ्रोसाइट्स होती हैं। केवल कशेरुकी में पाया जाता है, केवल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है 96%, और हीम जो होता है वो आयरन का एक तरह से सबस्टांस है, आयरन तत्व है, लौह तत्व है, वो 4% पाया जाता है। और जो हीम होता है ये क्या करता है, O2 को बांधने एवं मुक्त करने का कार्य करता है। श्वसन में O2 को सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो हीम का कार्य होता है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु ऊंट, ये अपवाद है, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो हीम प्लस O2 जब होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये एक अस्थायी यौगिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम वाइट ब्लड कार्पेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हैं। इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी इन्हें कहते हैं। अनियमित आकृति की तथा केंद्रक युक्त होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। इनकी संख्या बहुत कम, मनुष्य में 5 से 9,000 तक होती है। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रमुख कार्य करती है डब्ल्यूबीसी। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका जो आपका डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं, तो इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, इसका मतलब क्या है कि एक में ग्रेन्यूल पाए जाते हैं और एक में ग्रेन्यूल का अभाव होता है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती हैं, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, केंद्रक पालीवत होता है, पालियाँ होती हैं, मतलब पालीवत केंद्रक होता है। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गया, एसिनोफिल्स हो गया और बेसोफिल्स हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स का अभाव होता है। इसके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये क्या करती हैं, एंड लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो आपका एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो अगर जनरल पूछा जाए कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है, वहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अगर ऑप्शन में है तो आप डब्ल्यूबीसी आंसर कर दोगे, और अगर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये ऑप्शन में है तो आपको लिम्फोसाइट्स करना है आंसर। लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं ब्लड का, ये है प्लेटलेट्स, और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये केवल स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो केवल स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है, और इनकी संख्या जो है 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जमाने में सहायक होती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होती हैं। अब देखिए, रक्त के जो प्रमुख कार्य हैं, सबसे पहला तो परिवहन, जो O2 जो गैसेज होती हैं उनका परिवहन शरीर में करती हैं। ताप नियंत्रण, शरीर के ताप को एक समान रखना जो है रक्त का प्रमुख कार्य है। और परिवहन में पची हुई भोजन सामग्री जो होती है उसका परिवहन करना। अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थों तथा गैसों, अंतःस्रावी जो पदार्थ होते हैं हमारे, अंतःस्रावी का मतलब जो जैसे हमारे हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, तो हार्मोन्स हमारे ब्लड के द्वारा ही परिवहन करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और उत्सर्जी पदार्थ जो हमारा एक्स्ट्रा मल मूत्र का त्याग होता है उसका परिवहन भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो इन सब का परिवहन रक्त का प्रमुख कार्य है। अब देखिए, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का कैसे जमता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ट्रिप्टेन एंजाइम का रोल इसमें महत्वपूर्ण होता है। रक्त के थक्का जमने में ट्रिप्टेन एंजाइम का रोल महत्वपूर्ण होता है।
और पैथोलॉजी में रक्त को जमने से बचाने के लिए सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि पैथोलॉजी में रक्त जमे ना, उसके लिए क्या करते हैं, सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। अब इसमें देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन बना लेता है। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन ये फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो रक्त रुधिराणु यानी फाइब्रिन जिम्मेदार है कुल मिलाकर आपके ब्लड क्लॉट बनाने के लिए। और फाइब्रिन कैसा बनता है आपका, ये थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन को जोड़कर बनता है। और थ्रोम्बोप्लास्ट प्लस प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम जब मिलते हैं तो ये थ्रोम्बिन बनाते हैं। और थ्रोम्बिन के साथ अगर फाइब्रिनोजन जो विटामिन है, जो प्रोटीन है, वो अगर मिल जाता है तो फाइब्रिन बनता है। और फाइब्रिन जैसे रक्त रुधिराणु के संपर्क में आएगा, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, रक्त का थक्का जम जाता है। अब देखिए ब्लड ग्रुप्स, देखिए ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी 1909 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। रक्त वर्ग भिन्नता के कारण आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं, होता है। तो क्योंकि रक्त वर्ग में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है। एंटीजन ए से एंटीबॉडी बी बनती है और एंटीजन बी से एंटीबॉडी ए बनती है। अपोजिट है, एंटीजन ए बनाएगा एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी बनाएगा एंटीबॉडी ए। आगे यहाँ पर ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। ए ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और बी ग्रुप में बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन एंटीबॉडी उसमें एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी। और अगर ओ ग्रुप है तो उसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं और ए बी दोनों तरह के एंटीबॉडी उसमें बनती है। आगे देखिए आरएच फैक्टर, लैंडस्टीनर ने तथा बीनर ने 1940 में रीसस नामक बंदर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, जिसका नाम आरएच फैक्टर किया गया। तो आरएच फैक्टर नाम क्यों पड़ा, रीसस बंदर से एंटीजन का पता लगाया था, इसलिए उसका नाम आरएच फैक्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आरएच फैक्टर का नाम किसके नाम से पड़ा, तो रीसस नामक बंदर से पड़ा, या बंदर ऑप्शन में आएगा। तो आरएच फैक्टर जो होता है उसमें जो प्रेजेंट होता है वो आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है आरएच नेगेटिव होता है। अब देखिए संभावित रक्त समूह कैसे बनते हैं, यहाँ से आपका एक नंबर पक्का बनेगा कि देखिए जो संभावित रक्त समूह होते हैं, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप कुछ है करने वाले हैं, बच्चों में संभावित क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, और जो बच्चों में असंभव है, नहीं बन सकते हैं, वो क्या। अगर ओ की मान लो, अगर ओ ब्लड ग्रुप पेरेंट्स हैं, माता भी ओ है और पिता भी ओ है, तो बच्चों में ओ ही ब्लड ग्रुप संभावित होगा। और ए बी असंभव है, बाकी ए बी ब्लड ग्रुप बच्चों में नहीं हो सकते हैं। अगर ओ पेरेंट्स हैं, दोनों के ब्लड ग्रुप पेरेंट्स के ओ हैं, तो केवल ओ ग्रुप के ही बच्चे संभावित होंगे। और अगर पेरेंट्स में एक का ओ है एक का ए है, तो ओ और ए संभावित होंगे और बी तथा ए बी असंभव होंगे। ऐसे ही अगर ओ और बी हैं तो ओ और बी संभावित होंगे और ए बी असंभव होंगे। ऐसे अगर एक का ओ है एक का ए बी है, तो ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, ए बी भी नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर दोनों का ए है तो ए और ओ हो सकते हैं ब्लड ग्रुप, ए और ओ हो सकते हैं, और बी और ए बी नहीं हो सकते हैं। अब सबसे खास ये है, अगर दोनों के ए और बी हैं तो सभी ब्लड ग्रुप संभव है। तो बच्चों में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, और असंभव कोई नहीं हो गया, सीधी सी बात हो गई। और अगर पेरेंट्स में एक का ए है एक का ए बी है, तो दोनों में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। अगर दोनों के बी हैं तो बी और ओ हो सकते हैं, ए और ए बी नहीं हो सकते हैं। अगर बी और ए बी हैं तो ए बी और ए बी हो सकते हैं, ओ नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर दोनों के ए बी हैं तो ए बी और ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप्स का टेबल आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट्स फेटाइल्स, अब ये क्या होता है एरिथ्रोसाइट फेटाइल्स, ये एक तरह से डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं कि अगर पिता आपके आरएच पॉजिटिव हैं और माता अगर आरएच नेगेटिव हैं, तो क्या होता है, पहली संतान तो नॉर्मल होती है, यानी जो फर्स्ट बेबी उनका होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो दूसरी संतान होगी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट फेटाइल्स। आगे बढ़ते हैं। अब लिम्फ पढ़ लेते हैं, लसिका पढ़ लेते हैं। लसिका क्या है, एक रंगहीन द्रव्य है, आरबीसी एवं प्लेटलेट्स इसमें अनुपस्थित होती हैं। कम मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस लिम्फोसाइट्स पे तैरते रहते हैं। शरीर के
असंक्राम्य तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती हैं लिम्फ, ये आपको ध्यान रखना है। शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण जो है लिम्फ करती है। और O2 की मात्रा कम परंतु CO2 एवं अपशिष्ट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लिम्फ के अंदर। लिम्फ में उपस्थित लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट्स का कार्य क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। अब देखिए अगले जो टाइप्स हैं ऊतक के, वो मस्कुलर टिश्यू हैं, यानी पेशिया ऊतक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेशिया ऊतक जो है ये जैसे कोशिकाओं में पाए जाने वाले तरल को सैक्रोप्लाज्म कहते हैं, सैक्रोप्लाज्म भी कहते हैं हम इसको। अब इसके 3 टाइप्स हैं, एक तो अरेखित पेशी हो गई, रेखित पेशी हो गई और हृद पेशी हो गई, यानी कार्डियक। यहाँ पर देख सकते हैं अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड और कार्डियक पेशी। अब इनमें देख लीजिए जो अरेखित पेशी है इसका संकुचन जंतु की इच्छा से नहीं होता है। अनैच्छिक का मतलब कि हमारी इच्छा से वो उसको हम हिला डुला नहीं पाते हैं, अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। जैसे आइरिस हो गया, टेस्टिस हो गया, नेत्र के आइरिस हो गया और टेस्टिस हो गया, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, उसकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों में और मूत्राशय रक्त वाहिनियों में पाया जाता है। तो अरेखित पेशियों के उदाहरण हो गया आपकी नेत्र के आइरिस हो गए, टेस्टिस हो गया, टेस्टिस और उसकी नलिकाओं में, और मूत्र वाहिनियाँ जो हो गई मूत्राशय और रक्त वाहिनियों में पाया जाता है अरेखित पेशी। ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार एक तरह से एक्टिव नहीं होते हैं। दूसरा रेखित पेशी है, इनका संकुचन मनुष्य की इच्छा अनुसार हो सकता है। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये कंकाल से संबंधित रहती हैं, इनमें अनेकों मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए जैसे बाहु हो गए, जो हमारी भुजाएं हो गई, पैर, गर्दन में पाई जाती हैं, या तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्तेजित होती हैं। इनको कंट्रोल एक तरह से हमारा नर्वस सिस्टम करता है। और तीसरी जो जो कार्डियक पेशी है यानी हृदय पेशी है, ये हृदय की भित्ति का निर्माण करते हैं। ये भी अनैच्छिक प्रकार की पेशी है जिसमें संकुचन तथा विसरण लगातार होता रहता है। ये तरह से कभी न थकने वाली पेशियाँ होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक को भी देख लेते हैं फटाफट से। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। ये संवेदनाओं को एक तरह से, जो इम्पल्सेज हमारी होती हैं या सेंसेज होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करती हैं। नर्वस टिश्यू की इकाई न्यूरॉन होती हैं या नर्व सेल्स होती हैं। तो न्यूरॉन, या हमें पूछ लिया जाए कि तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल्स है। अब देखिए नर्व सेल जो हैं ये एक तरह से, नर्व सेल जो होती हैं ये 3 भागों में बंटी होती हैं। सबसे पहला साइटोन हो गया, फिर डेंड्रोन हो गया और फिर एक्सोन हो गया। इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। तंत्रिका सेल का मुख्य भाग, इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है साइटोन में, और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले रंगीन कणों को प्रोटीन युक्त निसिल्स कण कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त निसिल्स कण इसमें होते हैं साइटोन में। और डेंड्रोन में क्या होता है? साइटोन से निकला हुआ तंतु डेंड्रोन कहलाता है। साइटोन से जो तंतु निकलता है बाहर की ओर वो डेंड्रोन कहलाता है। ये आगे ब्रांच्ड शाखित होते हैं और ये आवेग को साइटोन में लाता है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। एक्सोन जो होता है वो साइटोन से निकला लंबा एवं पतला तंत्रिका तंतु होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करता है, एक्सोन कहलाता है। तो अब यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आपका पूरा नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका केंद्रक हो गया, ये इसका सेंट्रॉन हो गया, यहाँ पर ये डेंड्रोन हो गया। तो इस तरह से ये एक्सोन है हमारा यहाँ से। और इसमें माइलिन, एक तरह से नोड्स इसमें पाए जाते हैं। ये जो बीच के ऐसे जुड़े हुए पार्ट हैं ये नोड्स हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसका टेस्ट लगा लेते हैं। 15 क्वेश्चन हमने MCQ यहाँ पर लाए हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे लगभग हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति जो है वो एक तरह से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है इनमें? तो O समूह का जो है वो सर्वदाता समूह होता है। दूसरा, मानव रक्त की pH वैल्यू क्या है? तो मानव रक्त की pH वैल्यू जो होती है वो 7.36 से 7.42 तक होती है। अगला देखिए, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, परिवहन करता है। आगे देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। और कारण है कि रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ एक तरह से एग्लूटिनेशन या फिर समूहन नहीं होता है।
तो सही उत्तर इसका देख सकते हैं यहाँ पर कथन ए सही है, लेकिन कारण इसका आर जो है वो गलत है। आर कारण इसका गलत है। अब आगे देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन यहाँ पर बतानी है। तो सही उत्तर क्या है, नेप्थोक्विनोन, यानी जो विटामिन के होता है इसका रासायनिक नाम है ये नेप्थोक्विनोन। और विटामिन के ही हमारा क्या होता है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। आगे देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की जो औसत आयु होती है वो लगभग 120 दिन होती है। रक्त का वर्गीकरण पद्धति किसने दिया। तो रक्त का जो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण अभी हमने पढ़ा था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं। है उपास्थि से बनी होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किस में पाई जाती हैं। जो रेखित पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी हैं वो किस में पाई जाती हैं। तो रेखित या ऐच्छिक पेशी हमारी पाई जाती हैं हृदय में। रेखित भी होती हैं लेकिन ऐच्छिक भी हैं। तो ये पेशियाँ क्या हैं, हृदय में पाई जाती हैं, जो लगातार कार्य करती रहती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं बनती हैं एक्टोडर्म से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कंडरा जोड़ती है, तो कंडरा जो जोड़ती है, टेंडन हमने डिस्कस किया था अभी। तो कंडरा जोड़ती है पेशी को हड्डी से, अभी हमने डिस्कस किया था। टेंडन जो है किसको कनेक्ट करती है। इसके चारों ओर की कोशिका कला को सर्कोलेमा कहा जाता है। तो सर्कोलेमा कहा जाता है, जो पेशी तंतु के चारों ओर की कोशिकाएं होती हैं उन्हें सर्कोलेमा कहते हैं। आगे देखिए, वायु स्नायु तथा स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं। अभी हमने डिस्कस किए थे स्नायु और टेंडन, और अभी हमने डिस्कस किए थे ना कंडरा और स्नायु। तो ये ऊतक हैं आपके, ये संयोजी कनेक्टिव टिश्यू अभी हमने पढ़े थे, है ना। तो आगे देखिए, टेंडन और लिगामेंट हमने डिस्कस किए थे ना। टेंडन और लिगामेंट दोनों क्या हैं, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक हैं। इनमें से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है, इनमें बताना कौन सा ऊतक है। तो रुधिर ऊतक है, कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है आपका अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना है। तो अभी हमने ये भी डिस्कस किया था, सही उत्तर आपका क्या हो गया, कंडरा हो गया। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली टेंडन होगी, और ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया, पूरी प्रॉपर एक क्लास है आपकी। ये ऊतक हमने डिस्कस किए। हिस्टोलॉजी एक तरह से हमने पढ़ा आज, और हिस्टोलॉजी शब्द जो है ये किसने दिया था, हमने पढ़ा था कि मायर्स ने हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। और औतिकी के एक तरह से शाखा के संस्थापक आपके मालपीगी हो गए। तो ये नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो गाइज़, ये कंप्लीट वीडियो था, कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये एग्ज़ाम्स में। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।